ठीक है। ठीक है, लास्ट टाइम हम टीडीडी पढ़ रहे थे, इसमें हो गया शतांशु पूरा। ठीक है। अमित, डाउट है कहीं पे? पहले डाउट पूछ लो फिर आगे पढ़ते हैं। डाउट प्रैक्टिस की थी या प्रैक्टिस नहीं किया है? ठीक है। तो पहले एक बार ना कोड रिव्यू कर लेते हैं। मुझे सुधांशु ने भेजा है कोड। ठीक है। ये इसकी रिपॉजिटरी है। और ये इसकी रिपॉजिटरी की आईडी है। मैं इसको क्लोन करता हूँ पहले, लेट्स सी। ठीक है, देख लो क्लोन कैसे किया जाता है। और मेरे पास एक डी ड्राइव में प्रोजेक्ट है, फोल्डर। जो लिखी मैंने स्पेलिंग, सुधांशु जावा प्रोजेक्ट। ठीक है। हम इसके अंदर क्लोन करेंगे सोर्स ट्री। ठीक है, सोर्स ट्री मैंने ओपन कर लिया। प्लस में गए, क्लोन। ठीक है। यहाँ पे एड्रेस देना, एड्रेस कौन सा देना? सुधांशु ने मुझे जो भेजा है ना रिपॉजिटरी, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है कोड। ये कोड हो गया। ठीक है। और इसको कॉपी करके यहाँ किया। पहले चेक करेगा गिट रिपॉजिटरी है नहीं है, तो दिस इज गिट रिपॉजिटरी। ठीक है। अब ये कह रहा है ब्राउज कौन से प्रोजेक्ट में आपको करना है। तो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है अभी, सुधांशु प्रोजेक्ट, इसके अंदर सेलेक्ट फोल्डर, और इसके अंदर मैं क्लोन करूंगा। लेट्स सी। तो मेरा प्रोजेक्ट क्लोन हो गया, तो सुधांशु का जो भी काम किया होगा वो मेरे इस प्रोजेक्ट में आ गया। ठीक है। यूएम, ये सारी फाइल आ गई। ठीक है। और इसको अब मैं ट्राई करता हूँ एक्लिप्स ओपन करने का। फाइल, ओपन प्रोजेक्ट, में मैं क्या, ये मुझे रन नहीं करना, मुझे सिर्फ कोड ही देखना है सुधांशु का। इंपोर्ट नहीं हुआ था। क्या नाम दिया था अपने प्रोजेक्ट का अपने? नहीं नहीं, आपने नहीं। सॉस डेमो प्रोजेक्ट था ना? नेम उसमें से ये वाला है, ड्यूकर ऑटोमेशन टेस्टिंग जांशु प्रोजेक्ट। ठीक है। ये रूट फोल्डर इसमें मेरा ड्यूकर ऑटोमेशन टेस्टिंग। और आपने सोर्स के अंदर ये बनाया हुआ है। सोर्स के अंदर टेस्ट, टेस्ट के अंदर जावा, जावा के अंदर आपने पेज ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। लॉगिन पेज और प्रोडक्ट पेज दो का किया है आपने। ठीक है। तो लेट्स सी, पहले इसको चेक करते हो कि ये चलेगा नहीं प्रोजेक्ट मेरे में, क्योंकि ड्राइवर्स के लिंक आपने इसने उसके लिए दिए होंगे। ठीक है। तो पहले यूटिलिटी फोल्डर्स में ड्राइवर फैक्ट्री चल जाएगा। और ड्राइवर फैक्ट्री टेस्ट बेस। ठीक है, क्योंकि ये यूआरएल कैसा है, ये तो सर्वर का है। और ड्राइवर फैक्ट्री हमने क्रोम ड्राइवर का यूज किया है, तो लेट्स सी।
आपके जो टेस्ट केस लिखे हुए हैं लॉगिन पेज के, इसी उसको रन करता हूँ। ठीक है, लॉग्ड आउट यूजर का आपने कर रखा है टेस्ट केस, पास हो रहा है। क्लियर है। प्रोजेक्ट का मैं एक बार आर्किटेक्चर देखता हूँ कि आपने सही बनाया है। तो आपने ये टेस्ट बेस सही बनाया है। ठीक है, टेस्ट बेस समझ में आ गया। टेस्ट बेस क्या है, बेसिकली जहाँ पे हम सेटअप कर रहे हैं, ताकि हमें हर फोल्डर से या हर टेस्ट फाइल से अलग अलग हिट ना करना पड़े। अगर अब मुझे यूआरएल चेंज करना होता, आपने अपने लोकल सिस्टम का दिया होता, मुझे सर्वर का देना होता, तो मैं सिर्फ यहीं पे चेंज करता। अब मेरे को डायरेक्ट लोकेशन पता है कि कहाँ पे होता है। पूरे प्रोजेक्ट में आपको पता हुआ होता है कि टेस्ट बेस के अंदर आपको रखो। ड्राइवर फैक्ट्री कहाँ पे आपने ड्राइवर सेटअप किया है। क्रोम ड्राइवर की जगह आप एज ड्राइवर को सेटअप करना चाहते हो, यहीं से कर दो, सारी चीजें एज ड्राइवर में चलेंगी। क्लियर, ये ठीक है। फिर पेज ऑब्जेक्ट में आते हैं। पेज ऑब्जेक्ट लॉगिन का, लेट्स सी, अपने लॉगिन बाय का यूज किया है, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन बटन, फंक्शन एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ठीक है, लॉगिन सॉफ्टवेयर। तो ये हम बाकी पेजेस में यूज करेंगे, ये हम कहाँ करेंगे, लॉगिन पेजेस का यूज करेंगे। ये चीज समझ में आ गई थी कि अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि जो लॉगिन पेज है उसमें तो हम एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड करके चेक कर रहे हैं। इसमें हमें चेक करने की जरूरत, ये वाला ना, ये इसलिए बनाए हैं ताकि जैसे हमें लॉगिन पेज के अलावा कहीं टेस्टिंग करनी है, लेकिन जाना तो हमें लॉगिन पेज से पड़ेगा ना, तो वहां पे एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड नहीं करते हैं, वहां पे डायरेक्टली लॉगिन करते हैं। तो डायरेक्टली लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड, तो हमें वहां पे टेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ लॉगिन करके जाना है। तो हमने एक मेथड बना दिया कि आप यहाँ पे लॉगिन करके जाओ। गलती होगी तो, लॉगिन नहीं हो रहा हो तो ये टेस्ट से पहले चलेंगे तो पहले एरर बता देंगे, तो आगे तो कोई मतलब ही नहीं होता टेस्ट करने का जब लॉगिन पेज ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अगर लॉगिन पेज चल रहा है आप लॉगिन करो, बाकी चीजों को चेक करो, इसको अब चेक करने की जरूरत। तो जो हम एसेट लिखते हैं वो यहाँ पे इस पे नहीं लिखेंगे, वो हम एसेट इस पे लिखते हैं कि यूजर नेम गलत था, पासवर्ड गलत था। क्लियर है। ठीक, ठीक है, लॉगिन पेज ठीक है। प्रोडक्ट पेज में आपने प्रोडक्ट हेडिंग एक्सेस बटन वन टू, ये अब आपको सारे करने हैं। ये एक सैंपल ठीक है, बट अब यहाँ पे ना आपको 6 के 6 बटन, और जितने भी बटन क्लिक है और जितने भी टेक्स्ट है सारे लिखने हैं। इसमें क्या दिक्कत आई थी, यहाँ पे क्लिक अगर लिखोगे हो रहा होगा, अभी तो चल रहा है मेरे ख्याल से ये। हाँ, अच्छा ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि मैं भी ना यहाँ ऐड टू कार्ट करके क्लिक लिखना भूल जाता हूँ यहाँ पे, जल्दी जल्दीबाजी में, तो वो कहीं यहाँ पे क्लिक नहीं लिखा होगा तो इशू आ रहा होगा। ठीक है, अब ये आपको पूरे लिखने हैं, ऐड टू कार्ट बटन के प्रैक्टिस के लिए ये दोनों पूरे लिखने हैं। शॉपिंग कार्ट, ठीक है, बाय, चेकआउट में लॉग आउट वाला, अच्छा चेक इन चेकआउट में, यहाँ पे बनाओ एक और पेज बनाओ चेक इन वाला, उस पे लिखो, और सेम जैसे यहाँ पे लॉगिन से लिखे ना वैसे लिखने की कोशिश करो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आर्किटेक्चर, भी आपने देख देख के किया, लेकिन आर्किटेक्चर ठीक है। मतलब यही पैटर्न को अगर आप 2 3 बार देख देख के करोगे ना, पैटर्न आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार प्रोजेक्ट चलता कैसे है। जैसे आपको इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको तो पता रहेगा कि कहाँ से घुसना है, कहाँ से निकलना है। ये आर्किटेक्चर होता है। अब इस आर्किटेक्चर पे कोड बढ़ाते जाओ, समझ में आ रहा है। पहले 1 2 बार ऐसी ब्लैंक प्रोजेक्ट बना के पूरा आर्किटेक्चर को समझो कि मेवन को टेस्ट, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो लग रहा है कि छोटी हैं। तो क्लासेस बनाओ, अपनी पॉम डॉट एक्सएमएल बनाओ, वहां पे एंट्री करो 3 4 बार। ठीक है, कोर्स में ये लिखो, एक्सेल वाला कहाँ किया आपने, अभी नहीं किया, इसमें भेजा नहीं, अब चेकिंग नहीं किया होगा शायद अभी। चेकिंग करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक एटलीस्ट मैं सोच रहा था कि सब बच्चे बना लें, आपका बेस प्रोजेक्ट एक रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है ना, इस प्रोजेक्ट पे छेड़खानी नहीं करनी है, ये प्रोजेक्ट ऐसे ही रख दो सर्वर पे। ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, सारी R&D अब उस पे करो आप। तो ये आपको कैसा रहेगा, कभी भी आपको डाउट होगा ना कि मैंने सही किया या नहीं किया है, इस पे जाना और इस पे देखना कि यार ये बेस स्ट्रक्चर है। आप इसको कॉपी भी कर सकते हो,
अगर आपको लग रहा है कि मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा, आप इसका कोड कॉपी करके रख सकते हो और उसी में आगे कर सकते हो। इसको दूसरी रिपोजिटरी में भी चेकिंग कर सकते हो सारा कोड। तो ये आपका बेस प्रोजेक्ट हमेशा आपके साथ रखो जब भी काम करना हो। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। हमारी बात समझ, तो इसमें किसी भी वेबसाइट को टेस्ट करना है तो फंडामेंटल्स यही होंगे। बट यहाँ पे लॉगिन की जगह कोई और पेज होगा या उनका लॉगिन पेज होगा तो वो आ जाएगा। टेस्ट बेस सेम रहेगा, ड्राइवर फैक्ट्री सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपके लॉगिन पेज के एलिमेंट बदलेंगे और ये पेज के एलिमेंट बदलेंगे। तो हमेशा पेज में इसी तरीके से रहेगा। एक हेलो। हेलो। हाँ। हाँ। हेलो। गुड आफ्टरनून। हाँ नहीं, आप बताइए। ऑफलाइन नहीं आओगे आप? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ऑनलाइन आपको लिंक दे दूंगा ग्रुप में क्लास से पहले। ठीक है। ठीक है। आप एक्टिव है ना, मैं क्लास को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें कह रहे थे क्या दिक्कत आई इसमें? तो उस प्रोजेक्ट में दिखाओगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या दिक्कत है। ठीक है। ठीक है, इसका तो ठीक है, सुधांशु का तो पूरा ठीक है प्रोजेक्ट। बाकी विवेक, तुम्हारा क्या अपडेट है, तुमने किया है? तुम कहाँ तक पहुंचे हो? कहाँ तक पहुंचे हो, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है कुछ? क्या अपडेट है तुम्हारा? तो इसका कब सीखोगे फिर? कोर्स खत्म हो जाएगा तब? अमित, तुम्हारा कब तक कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट? ठीक है, एक बेस प्रोजेक्ट तो बनाओ। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। एक बच्चे ने पूछा था, सर टेबल को कैसे रीड करना है सेलेनियम में। ठीक है, उसके लिए एक मैं छोटा सा बनाया सेटअप, उसको देख लो आप लोग। ठीक है? उसको भी अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना। एरर हैंडलिंग एक्चुअली क्या होती है, इसमें ऑटोमेटिक होती है। एरर हैंडलिंग में बता देता हूँ, एरर हैंडलिंग क्या होता है। हाँ, मैं बता देता हूँ, डिपेंड करता है कोड। देखो, जब भी हम कोई कोड ढूंढ रहे हैं, सपोज एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, ये ट्राई एंड कैच होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जावा का कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये भी पूछ रहा था ये, फिर आते हैं उसमें। एक्सेप्शन हैंडलिंग पता है क्या होती है? हम्म। हम्म। गलत। कोड में एरर हो फिर भी रन हो जाए, कैसी बातें कर रहे हो? कोड में एरर है तो कैसे रन होगा वो? नहीं, गलत बता रहे हो। क्या होता है, एक्सप्लेन करो, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? बेटा, दो तरह की एरर होती हैं। वन इज कंपाइल एरर एंड सेकंड इज, नहीं, एक होती है रन टाइम एरर, एक होती है सिंटेक्स एरर जिसको कंपाइलेशन एरर भी कहते हैं, एक होती है रन टाइम एरर। अब पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता तुम लोग जावा में इतना नहीं पढ़ के आए हो। समझ लो, एक होती है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर समझ में आता है क्या होता है? सिंटेक्स क्या होता है? लैंग्वेज का ग्रामेटिकल तरीके से लिखने का कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स। की जावा में अगर सिस्टम को ऐसे लिखते हैं, आउट डॉट प्रिंट एल,
ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। तो अगर मैंने इस सिस्टम, ये क्या है, क्लास है, अगर इस क्लास को मैंने ऐसे लिख दिया तो जावा में मुझे एरर देगा, क्योंकि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, और जो क्लास का नाम है वही देना है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव। अपर केस और लोअर केस का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है। मैंने पर एक वेरिएबल बनाया, प्रोडक्ट डॉट हेडिंग, और नीचे मैं प्रिंट करने लगा प्रोडक्ट डॉट हेडिंग। ये क्या एरर है? ये सिंटेक्स एरर है। कंपाइल टाइम पे मुझे एरर दे देगा मेरे। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एल एन की जगह कैपिटल एल एन लिख दूं, और यहाँ पे अगर ठीक कर भी दूं, तो ये मुझे सिंटेक्स एरर देगा। ये है कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर क्या करती है? सिंटेक्स को फॉलो करती है। ठीक है। रन टाइम एरर होती है जो सिंटेक्स सही है, सिंटेक्स क्या है, सही है। सपोज आपने एक वेरिएबल लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10। मैं जावा की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। आपने यूजर से नंबर ले लिया, सपोज स्कैनर से ले लिया, और इंट बी इज इक्वल टू 20 लिख दिया। यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ए डिवाइड बाई बी, ये लिख दिया। क्या इसमें कोई एरर आएगी? क्या एरर आएगी? क्यों नहीं कर सकते? अभी तो हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। तुमको मैं समझाता हूँ। एक जावा का प्रोजेक्ट बनाते हैं। सॉरी। तो ध्यान से समझना। ठीक है, ये लिखा था मैंने। 1 रन करता हूँ। जीरो आ रहा है। क्यों? ये जीरो क्यों आ रहा है? जो कि इंटीजर में पॉइंट में आएगा आंसर। पॉइंट में आ रहा होगा आंसर, इसलिए इंटीजर है तो जीरो आ रहा होगा, डेसिमल में नहीं आ रहा है। ये चीज समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा नंबर को हम लार्ज कर लें, तो अब इसको कर दें। ये सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एन लिखूं और रन करने की कोशिश करूं, क्या हो गया? प्रोग्राम में रन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, सिंटेक्स एरर कर दी, प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर, कि कंपाइल ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि भैया आपने लिख क्या दिया। जावा ऐसी लैंग्वेज है जो पहले कंपाइल होती है फिर रन होती है। ठीक है। अब ये रन हो गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये रन हो रहा है, मैं प्रोग्राम का सिंटेक्स चेंज नहीं कर रहा, मैं लॉजिक में गड़बड़ कर रहा हूँ। लॉजिक में गड़बड़, कि नंबर जीरो से कभी डिवाइड नहीं होता है। अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँ, प्रोग्राम तो चला, प्रोग्राम तो चला, प्रोग्राम चला, कैसे पता लगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर।
ठीक है। अब चलो पहले सिंटेक्स ये लॉजिक एरर करते हैं, क्या ये यहाँ तक चलेगा? लेट्स सी। तो ये चला ही नहीं, दिख रहा है? यहीं पे देखो चला ही नहीं प्रोग्राम। ठीक है, यहीं पे आके इसने एरर थ्रो कर दी। कोड फट जाएगा अगर ऐसा कोड होगा सर्वर पे, कोड फट जाएगा। अगर मैं इसको सही कर दूं, अब देखना क्या होगा। ये तो चला, प्रोग्राम तो चला, चलने के बाद रन टाइम पे एरर आई कि भैया मैथ्स में कोई ऐसा रोल नहीं है जो 100 को 0 से डिवाइड कर दे। फिर रन टाइम एरर है, मतलब कि मैंने एक कोड लिखा कि भारत की ड्राइव में जाके वहां पे एक फाइल रख के, डेमो फाइल, उसको उठा के ले आओ और उससे डेटा रीड कर लो। मैंने कोड ठीक लिखा, लेकिन किसी ने आपको डेमो फाइल डिलीट कर दी। तो मैं मेरा कोड अगर रीड करने गया तो उसको डेमो फाइल नहीं मिली, तो वो एरर दे देगा। दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। कि कोड को रन करते टाइम कोई लॉजिकल एरर हो जाए। ये चीज समझ में आई? दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। ये एक्सेप्शन है कि भैया कोई यूजर एक नंबर देगा, दो नंबर देगा, हमेशा वो सही नंबर दे रहा है, से गलती से डिवीजन बाय जीरो कर दिया, तो प्रोग्राम में तो एरर आ जाएगी। डिवाइड बाय जीरो तो कर ही नहीं पा सकते हम, इन्फिनिटी आता है। ये अगर हम यूजर से नंबर लें ए, और यूजर से नंबर लें बी, और वो सारे नंबर डालें, यहाँ पे 100 डाले, यहाँ पे 20 डाले, ठीक है, और रन कर दे तो रन हो जाएगा। अगर उसने गलती से जीरो डाल दिया, ठीक है, और रन किया, तो प्रोग्राम में एरर आ गई। बाकी टाइम तो प्रोग्राम ठीक चल रहा है, एक पॉइंट पे जाके गड़बड़ हो रही है। एक एक्सेप्शन आ रही, केमिस्ट्री में नहीं होती थी कि एक पार्टिकुलर एलिमेंट पे इस तरह की एक्सेप्शन को हमें कैच करना होता है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसी एक्सेप्शन आ सकती है, जैसे हमने अपनी एक्सेल फाइल को रीड करने गए और एक्सेल फाइल वहां पे नहीं मिली, कोड फट जाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। अगर ये जीरो से डिवाइड करने जा रहा है, अगर ये नहीं कर पाए, तब हमें क्या करना है? तो हम ट्राई कैच का यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज फाइल हैंडलिंग मेथड। या कोई चाहो तो आप रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें हैंडलिंग नहीं है क्या? इसमें होगा ना तो चाहिए। क्लास मेथड कंस्ट्रक्टर मॉडिफायर इनकैप्सुलेशन इनर क्लासेस एब्स्ट्रैक्शन, ये ठीक है। दैट इज फॉर एक्सेप्शन व्हेन एग्जीक्यूटिंग जावा कोड डिफरेंट एरर कर कोडिंग एरर बाय द प्रोग्रामर, एरर ड्यू टू रॉन्ग इनपुट और एनी अदर अनफोर्सिंग वांटेज। ठीक है, या प्रोग्रामर ने लॉजिक गलत, सिंटेक्स ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम में क्या है, सिंटेक्स ठीक है, लॉजिक में एरर है। लॉजिकल एरर है कि भाई अगर आपने ऐसे नंबर लिख दिया और यूजर ने पता लगा जीरो डाल दिया, तो आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा। आपको अगर पता है ऐसी कंडीशन है, तो ट्राई कैच का यूज करो। इसके लिए क्या बनाया? ट्राई एंड कैच। तो ऐसा कोड हमेशा आपको ट्राई ब्लॉक में लिखना है। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में कैपिटल में। ठीक है, ट्राई करो इसको, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो तो प्रोग्राम को फेल नहीं करना है। इससे क्या होता है देखो, पहले एक चीज और देखो। तो बेनिफिट क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम फटेगा नहीं। प्रोग्राम फटने का मतलब होता है, मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पे, प्रोग्राम एंड्स हियर। ठीक है, ये हमारी आखिरी लाइन है, और हमने अपना प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे 40 दे रहा हूँ, क्या होगा? पूरा प्रोग्राम चलेगा, चल रहा है।
अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूं, प्रोग्राम ये लाइन तो चली, इसके बाद प्रोग्राम चलना ही बंद हो गया, कुछ भी होगा तो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो हमें इस कंडीशन को हैंडल करना है। अभी लॉजिकल एरर कि नंबर में गड़बड़ी हो गई तभी आ रहा है, ये सिंटेक्स की गलती नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ट्राई। ठीक है, ट्राई के साथ उसका ब्लॉक भी आता है, कैच। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। कॉपी कर, एक्सेप्शन इसे क्लास, उसका ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है ई। ठीक है, जो भी आपका स्टेटमेंट होगा जो एरर क्रिएट कर सकता है वो हम कहाँ रखेंगे, एक्सेप्शन पे रखेंगे। ठीक है, अगर ये एक्सेप्शन आ जाए तो क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रिंट करना है ट्राई अनदर नंबर। अब ये प्रोग्राम रोबस्ट हो गया, मजबूत हो गया, ये कोड फटेगा नहीं अब। आप कोई भी डेटा एंटर कर लो। अब अगर मैं इसको रन करूंगा इससे, तो डिवाइड तो अभी भी नहीं हो रहा है, देख रहे हो, डिवाइड तो अभी क्यों, डिवाइड तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन प्रोग्राम फट नहीं रहा, पूरा चल रहा है। वो कह रहा है कैन नॉट डिवाइड बाई 0, ट्राई अनदर नंबर, और किसी नंबर के साथ आप ट्राई करें। प्रोग्राम को रोबस्ट बनाने के लिए हम ये करते हैं, 400 डिवाइड हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। 40 करेंगे, 2 आ रहा है, क्योंकि हमने इंट लिया है। 2.5 आगे कट रहा होगा, फ्लोट लेना होगा अगर आपको कोई प्रॉपर वैल्यू चाहिए। ये चीज क्लियर हुई। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, रन टाइम एरर। अब ये हम अपने प्रोजेक्ट में कहाँ यूज कर सकते हैं, ये हम यूज कर सकते हैं जो हमारी फाइल है, कौन सी, हमने कहाँ पे किया था मुझे याद भी नहीं। जैसे अभी कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता, जहाँ पे हम किसी फाइल को रीड करने जा रहे हैं, जैसे हम एक्सेल को रीड करने जा रहे हैं और उसकी लोकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो उस लोकेशन को रीड करने का जो कोड लिखा हुआ है ना, उसको हम ट्राई के अंदर लिख देंगे। वो सोफेस्टिकेटेड कोड है कि भाई कभी रीड कर पाएगा, कभी नहीं रीड कर पाएगा, कभी रीड नहीं कर पाएगा जब वो फाइल वहां प्रेजेंट नहीं है। तो कैच में क्या लिख दो, फाइल नॉट अवेलेबल। तो कैच फेल नहीं होगा, फेल भी होगा तो आपको दिखेगा कि भाई क्यों फेल हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अगर हम इसको हैंडलिंग टेस्ट केसेस में भी करते थे पहले, लेकिन अब नहीं करते हैं, क्योंकि अब ना ये खुद ही टेस्ट, जो हमारा टेस्ट एनजी है, कोई टेस्ट केस फेल होता है, जैसे यहाँ पे टेस्ट केस फेल हुआ ना, तो खुद ही जंप करके आगे ले आता है, खुद ही एक्सेप्शन हैंडल, ऐसा नहीं कोड यही फट जाएगा। कोड फटेगा तो ये आगे इसको रन करके ब्राउजर को बंद करके खुद ही बंद कर देगा, तो खुद एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है। यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई इसको ये नहीं मिला तो हमें कुछ एरर देना है। एरर नहीं देना है, क्योंकि एरर चला गया आगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर, ये यहाँ पे ही अगर सपोज करो हमने इस सी को ढूंढने गया और ये नहीं मिली, ये खुद से एक्सेप्शन को क्रिएट करके ब्राउजर को बंद करेगा और एक्सेप्शन आपकी स्क्रीन पे थ्रो कर देगा। यहाँ पे हैंडल नहीं करनी होती है। क्लियर है, कहाँ पे हैंडल करोगे, यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड कोड, जहाँ पे आप एक्सेल का कोड लिख रहे होगे या कुछ अलग सा कोड लिख रहे होगे, टेस्ट एनजी के बाहर का कोड जो होगा, क्लियर, वहां पे आप ट्राई कैच यूज कर सकते हो। अगर कोई ऐसी फाइल डायनेमिकली आ रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, कोई सर्वर से आ रही है, तो वहां पे आप लिख सकते हो कि भाई सर्वर से फाइल ही नहीं आई, फाइल रीड करो, अगर आ गई सर्वर तो ठीक है, नहीं आई फिर वहां पे एक्सेप्शन में डाल दो कि भाई एक्सेप्शन। ये चीज क्लियर हो गई। तब यूज होता है बेस्ड ऑन द कंडीशन, सोफेस्टिकेटेड कोड, सोफेस्टिकेटेड कोड जहां पे हमें लगता है कि लॉजिकल एरर आ सकती है, प्रोग्रामर अपने हिसाब से डिसाइड करता है। जैसे यहाँ पे डिवीजन का आपको पता, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तो कहीं पे भी हो जाएगा, तो आपको इसे भी नंबर दो, लेकिन डिवीजन के लिए क्या है, कोई से नंबर से नहीं, एक जीरो ऐसा एक्सेप्शन है जिससे डिवाइड नहीं होता है। क्लियर, एक्सेप्शन कभी आपने एरे की वैल्यू रीड करो, एरे 5 का बनाया और यूजर ने छठा डाल दिया कि छठा रीड करना है, तो वो एक्सेप्शन देता है।
तो अगर ऐसा देना है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। यूजर तो कुछ भी इनपुट डाल सकता है। जैसे ये है, हमने इंट लिया नंबर्स 0 1 2 पोजिशन पे लिया और 10 को रीड करने गए। ये कोड सोफेस्टिकेटेड हो गया भाई। अगर यूजर ने 10 डाल दिया, हम यूजर की परमिशन से ले रहे हैं कोड, तो ये एरर थ्रो करेगा। इस एरर को हैंडल करना है। तो हैंडलिंग द एरर, इसको एरर हैंडलिंग भी बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। एक्सेप्शन आ जाएगी कोड में। कोड नॉर्मली तो ठीक चल रहा है, लेकिन एक पार्टिकुलर कंडीशन पे वो फेल हो रहा है। विवेक, समझ में आ रहा है? विवेक, क्लियर है? ठीक है। एक लास्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो गया। एक आप कह रहे थे टेबल वाला, ठीक है। टेबल वाला मैंने एक ये टेबल बनाई है, ठीक है। इस टेबल का यूआरएल है। मैं ये मैंने एचटीएमएल सीएसएस फाइल क्रिएट की है। तो मैं इस फाइल को जो नोट्स दिए ना वहां पे डाल दूंगा। आपको इसको सेव करके रखना है। जैसे ये फोल्डर मैंने यहाँ पे बना रखा है, देख लो। अगर आपको अपने सिस्टम पे चलाना है तो कैसे चलाओगे। ये एक मैंने एचटीएमएल फाइल बनाई है, ठीक है। ओपन विद नोटपैड, इस पे कोड लिखा है। टेबल को क्रिएट करने का कोड लिखा है, क्योंकि हमें टेबल भी तो चाहिए जिससे हमें डेटा रीड करना है, ठीक है। ये फाइल आपको चाहिए होगी ताकि आप ब्राउजर पे ऐसे खोल पाओ। कुछ नहीं करना है, इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है बस। और डबल क्लिक करना है, ये चल जाएगी यहाँ पे। ब्राउजर पे ओपन विद ब्राउजर, और इसका यूआरएल आपको ले लेना है। ये फाइल मैं नोट्स में डाल दूंगा। वैसे प्रैक्टिस वेबसाइट डाली थी ना, वैसे प्रैक्टिस वेबसाइट के नीचे ही ऐड कर दूंगा, या फिर उसमें कर दूंगा। क्लियर है? अब इस तरह का डेटा है अगर, और एक ही बार में आपको रीड करना है, क्लियर है? इसको कैसे रीड करें? तो पहले तो हमें अपने वेब पेज पे ये टेबल को ढूंढना है कि टेबल कहाँ पे है। तो टेबल की जनरली आपको टेबल आईडी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर टेबल आईडी बना रखी है। टेबल आईडी के अंदर जो टेबल बनती है एचटीएमएल में, वो टेबल टैग से बनती है। पहले मैं टैग समझा देता हूँ आपको। टेबल बनाने के लिए अगर नहीं आता है तो आपको टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर टीआर बनता है। टीआर मतलब पहली रो, ये रो बनती है, ठीक है। टीआर टैग ओपन किया और टीआर टैग क्लोज किया, ये पहला टीआर हुआ। डेटा बनने के लिए टीडी, टीडी से डेटा बनता है। टीडी, तो यहाँ पे कितने टीडी आएंगे? यहाँ पे टीडी, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ पहले। तो इसी के अंदर एक इससे तो नहीं आएगा, सैंपल टेबल डॉट एच टी एम एल, ठीक है। मैं टेबल टैग समझा रहा हूँ कि कैसे बनते हैं टेबल, ठीक है। और टेबल के अंदर आपको देना होता है पहले तो बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ये एचटीएमएल सिर्फ टेबल टैग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, ये फ्रंट एंड का पार्ट होता है, ठीक है। तो टेबल के अंदर आपको सबसे पहले बनाना होता है रो, ई आर, ठीक है। ई आर जैसे आप बनाओगे, आपको ब्राउजर पे कुछ ऐसा छोटा सा दिखेगा। डेटा, इसके अंदर डेटा लिखना है तो टीडी, टीडी के अंदर लिख दिया मैंने 1। आपको यहाँ पे ऐसे 1 लिखा हुआ दिखेगा, 1, ठीक है। दूसरा डेटा लिखना है तो टीडी इसके साथ ही यहाँ पे लिख दिया भारत, और कंपनी लिखनी है, लिख दी ड्यूकेट। ऐसे डेटा बनेगा।
भारत वन, ठीक, ये डेटा है। ऊपर हेडिंग लिखनी है, तो हम ऐसे कर देते हैं TR, और यहाँ पे TH मतलब टेबल हेडिंग, TD मतलब टेबल डेटा। टेबल हेडिंग में ये हो गया एम्प्लॉय ID, TH, नेम, यहाँ पे ऊपर मेंशन करने की कोशिश करो, ये थोड़ा सा इसमें आता है, और कंपनी नेम, TH। कंपनी नेम क्या हो गया, सपोज C., ठीक है। ये टेबल रो है, इसके अंदर टेबल डेटा है। अगर आपको नया एक और रो नीचे क्रिएट करनी है तो क्या करोगे, इसके बाद करोगे ER क्रिएट करोगे, और उसके अंदर TD2, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही आप इंक्रीज कर सकते हो, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। अब इसी को कॉपी कर सकते हो आप, आपका टेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें समझना ये है, सेव नहीं किया मैंने, इसमें समझना ये है, TR, ये TR है, तो कितने TR हो गए, 1 2 3 4 5। TD कितने हो गए, हर एक रो में 3 कॉलम है, तो 3 TD, 1 2 3, पहले TR में 3 TD, दूसरे TR में ये 0 1 2 3 4 ऐसे चल। अगर मुझे अपनी फाइल का रीड करना है तो पहले मैं नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करूंगा, कितनी रोज हैं, फिर उस रो में कितने कॉलम है मुझे पता होना चाहिए, फिर मैं उनको चेक करूंगा डेटा को निकाल के कि भाई इसमें से डेटा आ रहा है क्या आ रहा है। ये ये चीज समझ में आई। अब इसको कैसे करें, ये फाइल का URL है, मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। वही मैंने थोड़ी देर पहले कोड लिखा था, कहाँ लिखा, टेबल टेस्ट, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बना दी, उसके ऊपर क्या लिख दिया, उस फाइल को, इस फाइल को ओपन करने का मेथड लिख दिया, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे, ये चीज समझ में आ गया। अब मैंने टेबल टेस्ट केस ले लिया, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इस टेबल की ID ढूंढनी है। लेट्स सी, ID क्या है, एम्प्लॉय ID। तो मैंने फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय ID करके क्या निकाल ली, टेबल निकाल ली, विच इज ए वेब एलिमेंट। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रोज कैलकुलेट करनी है, कितनी रोज है। तो मैंने टेबल जो ये निकाली, डॉट फाइंड एलिमेंट्स, इस एलिमेंट में क्या होंगे, रोज होंगे। कितने रो होंगे, फिर हम इसको स्पेंड करेंगे, एक रो, 1 2 3, एक हेडिंग में बना हुआ है, और 3 यहाँ बने हुए हैं, 4, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3। ये तो रीड नहीं करना, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये 0 1 2 3 करके आता है, अगर 4 आएंगे तो 0 1 2 3 आएगा, तो 0 हम इग्नोर कर सकते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1। हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये डेटा स्टैटिक रहता है। हाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखो, इसको समझो। हमने टेबल टैग में से फाइंड एलिमेंट कितनी रोज निकली है, वो रोज के एलिमेंट को ले लिया, क्लियर। मतलब हमने ये पूरा पूरा एलिमेंट, इस पूरे एलिमेंट को उठा लिया, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, और 3 एलिमेंट, और लिस्ट बना के उसमें सेव कर लिया, वेब एलिमेंट। अब हम फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसको उठाएंगे, TR, इस रो को उठाएंगे।
रो डॉट साइज निकालेंगे तो कितना साइज आ जाएगा उसका, रो का साइज है, कितनी रोज है, 1 2 3, 3 आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में तो रोज का साइज निकालेंगे तो 4 आएगा। तो हमें कहाँ से लेना है, आई इक्वल टू 1 से लेना है, 0 से नहीं लेंगे। 0 से लेंगे तो ये आ जाए। तो मैंने एक लूप लगाया जिसमें मैंने पहले डेटा रीड किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। साइज निकाल लिया, 4 है तो 4 कर लिया, 5 है तो 5। अब इसमें कुछ और भी डेटा ऐड करूंगा तो वो भी आ जाएगा, क्योंकि डायनेमिक लिया है, फिक्स नहीं किया है। तो फर्स्ट रोज, फर्स्ट रो गेट आईडी, पहली आईडी 1, फाइंड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा है इसका, टीडी। ये क्या है, टीडी। अरे वो समझ, इस 1 को रीड करने की कोशिश की। टीडी कॉलम, इसमें कितने कॉलम हैं, कितने कॉलम है, 1 2 3। ठीक है, 4 5 6 होते, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3। क्लियर है। तो पहली जो रो निकाली थी, पहली रो में से कॉलम निकाल लिए, कॉलम कितने आते, 3। अब 3 कॉलम में से हमें ये डेटा रीड करना है, 1 जॉन डो और HR। तो कॉलम, इस कॉलम डॉट गेट 0 पोजीशन, यहाँ तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2। तो गेट टेक्स्ट, तो 0 का टेक्स्ट इंप्लॉय आईडी, इंप्लॉय आईडी कितनी आ गई यहाँ पे, 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कॉलम्स गेट 1 डॉट टेक्स्ट, 1 जॉन डो, यहाँ पे आ गया जॉन डो, स्ट्रिंग में सेव करें। फिर HR, थर्ड HR आ गया। तो हमने प्रिंट भी कर लिया, रो आईडी इंप्लॉय आईडी बन। अब हमें क्या करना है, हमें अपना डेटा बनाना है जिससे हम मैच करा सके। तो ये कैसे नेम होगा, ये एक्चुअल नेम होगा जहां से आ रहे हैं, और ये होगा एक्सपेक्टेड नेम जो हम चाह रहे हैं। एक्सपेक्टेड नेम हमारे ये हैं। तो हमने क्या किया कि जब एक स्विच केस बना लिया कि जब यहाँ पे आईडी 1 आएगी तो कौन सा डेटा आएगा, ये वाला डेटा आएगा। तो अगर इंप्लॉय आईडी कौन सी आई, 1 आई, केस 1 चलेगा, और इन एलिमेंट में ये डेटा फिल हो जाएगा। ये तो हार्ड कोड किया है हमने, क्योंकि हमें पता है कि इस पे ये डेटा आना है। अगर ID 2 आई तो एक्सपेक्टेड नेम में ये डेटा आ जाए। ने भारत स्मिथ कर रखा है, ये जेन स्मिथ आएगा यहाँ। क्लियर हो गया, स्विच के समझ में आ रहा है। तो ये जो नेम है, ये जो हम चाह रहे हैं, और ये जो नेम है जो वहां से आ रहे हैं, अब इन दोनों को एसेट लगा, एसेट डॉट इक्वल एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम जो हमने यहां से लिया था, और अपना जो नेम हमने यहां से उठाया था, एक्सपेक्टेड नेम। अगर ये फेल हुआ तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नेम डजंट मैच एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी, सेम डिपार्टमेंट को मैच कराएंगे। लेट्स सी, हम इसको टेस्ट केस को रन करा रहे हैं, तो ये रन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस पे वापस आ रहे हैं, मैंने क्लोज का नहीं लिखा है, तो ये रन हो रहा है। ठीक है, रन हो रहा है। अब मैं कहीं गलती करके देखता हूँ कि यहाँ पे जॉन डू, इसमें चलो 1 2 ब्राउन में करते हैं ताकि ये दोनों रन हो और इसमें गलती बता दे। तो ये जेन स्मिथ डिपार्टमेंट कौन सा, फाइनेंस का है, और ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन IT का है। मैं रॉबर्ट ब्राउन को डिपार्टमेंट चेंज करके क्या कर देता हूँ, फाइनेंस कर देता हूँ। लेट्स सी मेरा ये पकड़ पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा। ये तो मेरे फिक्स नेम है ना, तो मुझे पता है, तो लेट्स इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो टेस्ट केस तो फेल हो गया। लेकिन ये फेल होने के बाद एसर्शन बताएगा कि भाई फेल हुआ है तो कहाँ हुआ है। समझ रहे बात, तो टेस्ट केस फेल हुआ है, कहाँ पे हुआ है। ये कह रहा है कि assertion डिपार्टमेंट डस नॉट मैच एम्प्लॉय ID 3 फिनेंस बट फाउंड IT। हम क्या चाह रहे हैं कि फिनेंस आए, और वहां पे क्या आ रहा है, वहां पे तो IT आ रहा है। यही चेंज किया था मैंने। अगर हम इस तरह के टेस्ट केस लिखेंगे, अगर टेबुलर फॉर्म में डेटा है तो कभी अगर टेबुलर डेटा गलत आया तो इट कैन कैच। इस तरीके से हम टेबुलर डेटा को रीड करते हैं। ये चीज समझ में आई?
ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल बनाने पड़ते हैं ऐसे समझाने के लिए, एट ए टाइम नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपकी इस फाइल को इस सर्वर पे डाल देता हूँ। अब आपको ये फाइल चाहिए होगी प्रैक्टिस करने के लिए, या तो खुद से डेटा बना लो, खुद से बनाने से अच्छा है इसको। अमित, समझ में आया ये एग्जाम्पल? सुधांशु, ठीक। एक्सेल से जैसे कहीं से भी रेट कहीं पे रखोगे तो एक्सेल से रेट कर सकते हो, डायनेमिकली चेंज हो रहा है तो एक्सेल पर उसको मिक्स करना पड़ेगा। क्लियर? तो वहां पे एक्सेल से लेके लिस्ट में डेटा डालोगे, लिस्ट से रीड कर लोगे। हम्म। हम्म। क्या चाहिए? हाँ, आ तो रहा है, अलग अलग रीड कराया ना। यूजर नेम देखो यहाँ पे आएगा, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आएंगी। आपको टेक्स्ट से कॉलम से रीड करना पड़ेगा, 0 कॉलम रीड करना है, 1 करना है। क्लियर है? अब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। मैं सोचा था नेक्स्ट क्लास में कराऊं कि एक एक ही आया था, बट एक दो बच्चे ऑनलाइन आ गए थे तो मैंने करा दिया। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस करना है, प्रोजेक्ट में डालना है इसको भी। और एक प्रोजेक्ट बना के ना, कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के अपना, एंड टू एंड मतलब, कंप्लीट प्रोजेक्ट का मतलब सॉस डेमो के जितने ऑटोमेशन टेस्ट केस बन रहे हैं सबको बनाओ। ठीक है, जैसे इसमें कितने बटन है, इसमें 6 बटन है, इसमें के 6 बटन के बनाओ। ये डेटा का भी बनाओ, तो एक्सेल में रखो। बताया था ना बॉडी से कैसे मैच कराना है, से यूजर नेम पासवर्ड मैच कराया था, तो वैसे यहाँ पे डेटा रख दो। ये हेडिंग, ये बॉडी। ये दूसरा, इसमें जाओ, इसमें जो भी सारे बटन है उसको बनाओ। चेकआउट वहां पे डेटा फिल करके बनाओ। फिर इसमें डमी डेटा डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे बनाओ, चेक करो टोटल प्राइस आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन कौन से एलिमेंट ऐड किए उस हिसाब से प्राइस आ रहा है नहीं आ रहा है। सारे टेस्ट केस और फिनिश करके लास्ट में रेट करो कि आ रहा है नहीं आ रहा है। जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। उसका लिंक अपने रिज्यूमे में लगाओ, ताकि एट ए टाइम, इसमें मैंने आपका क्लोन किया ना, तो आपके अगर रिज्यूमे में क्यूआर कोड लगा होगा या यूआरएल होगा, तो जो भी कंपनी आपका रिज्यूम लेके जो भी चेक करना है वो तुरंत आपका कोड देखेगा, यार इससे कोड लिखा है, चाहे स्ट्रक्चर वे में लिखा है, वो पूछेगा आपसे तुरंत। क्योंकि वहां पे इतना बड़ा कोड कोई लिखवा के देखेगा नहीं आपसे। तो अगर आपको कोड आता है और आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्लोन करना बड़ा आसान है। और गिट की रिपोजिटरी में जब आपने रिपोजिटरी दी ना, ये ऐसे भी खुल जाती है। जैसे यहाँ पे ना आपसे टारगेट जावा, अगर आप क्लोन नहीं करना तो यहाँ पे भी दिख जाता है। अच्छा, आपने टेस्ट केस लिखे, कोड पेज ऑब्जेक्ट लिखे हैं, दिखाओ क्या लिखा है पेज ऑब्जेक्ट पे, तो यही दिख जाता है। तो ऐसा क्लोन करने की जरूरत नहीं होती, कोई आपको चेक करना चाहे तो तुरंत यहीं से कर सकता है। मैंने क्लोन करना सिखाना था आपको, इसलिए मैंने क्लोन किया था, वरना यहाँ से भी तुरंत आपके रिपोज, अच्छा आपने ये टेस्ट केस लिखे हैं, अरे वाह आपने स्ट्रक्चर बनाया प्रोजेक्ट का। सारी बात समझ, पीओएम क्या होती है आपको पता है, डिपेंडेंसीज कहाँ से लेके आए आप, कैसे डिपेंडेंसी को अपडेट करते हैं, डिपेंडेंसीज को अपडेट कैसे करते हैं। सिर्फ ये 24 आ गया तो यहाँ पे 24 लिख देना, सेव कर देना, अपडेट हो जाए। क्लियर? ये टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल बनाई है आपने, क्या होता है ये? क्लियर? ठीक है। और टारगेट में आपने सूरफायर प्लगइन का भी इस्तेमाल किया है, गुड। ये इसका जो मैंने बताया था आउटपुट बनता है, ठीक है, वो कैसे बनता है। यूटिल फाइल्स आपने लिखी, अच्छा चाहे एक्सेल फाइल से भी रीड किया, उसको दिख जाएगा कि आपने क्या क्या काम सीखा है। तुरंत आपकी एक लिंक डालने से आपके रिज्यूमे में कितना फर्क पड़ेगा। आपकी जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो हम बोलते हैं ना, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, वो सब यहाँ से दिखेगा उसको, कि भाई आपने सिर्फ लिखा नहीं है, आपने कोड भी लिखा है, और कोड स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है, और पूरी वेबसाइट का लिखा है। तो आपको आता है, आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस है, ताकि आपको हम अपना कोड देंगे तो आप उस पर काम कर सकते हैं। फिर और रिज्यूमे में क्लिकेबल कोड लगाना, यूआरएल पेज करना, ताकि वो क्लिक करके आपके तुरंत इसमें पहुंच जाए। हाँ, लिंक्डइन में लगाते हैं जैसे, क्योंकि वो आपका रिज्यूमे पड़ेगा, कोई भी जैसे आपका इंटरव्यू लेगा ना, रिज्यूमे पड़ेगा, क्लिक करेगा और तुरंत आपका कोड देख लेगा। उससे क्या होगा ना, वो क्वेश्चन भी पूछेगा तो आपको कोड के हिसाब से पूछेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, तो क्वेश्चन पूछने की जगह भी मिल जाएगी। तो आप इसी की प्रैक्टिस करो, और इसी में अगर आप तक आधा घंटा आपका इंटरव्यू हुआ,
वो उसी में आपसे पूछता रह जाएगा और आप आंसर दे पाओगे, सर मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और मेरे को ये एक्स बात मैंने ऐसे लिखा था, टेबुलर डेटा पे एक्सेल लिखा था, ठीक है, मैंने एक्सेल फाइल्स ऐसे रीड किया था, ड्राइवर का सेटअप बेस क्लास में किया था, फैक्ट्री पैटर्न बनाया था, पेज ऑब्जेक्ट लिखा था, तो सारा सब कंटेंट आपको वहां पे दिखेगा। सारी बात समझ में? ठीक है, तो मेरी साइड से कंप्लीट हो गया है सब कुछ। ठीक है, आपने तो करवा लिया।